जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि जो स्पर्म है वो किस तरीके से एग को फर्टिलाइज करते हैं और ये जो फर्टिलाइज्ड एग है अब वो आगे डेवलप होता है। ये जो डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी स्टेजेस में होता है। इन्हीं स्टेजेस को स्टेजेस ऑफ पेरेंटल डेवलपमेंट बोलते हैं। ये 3 स्टेजेस में होता है, जर्मिनल स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज और फेटल स्टेज। जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग जो स्टेज होती है वो जर्मिनल स्टेज होती है, जो 0 से 2 वीक्स में होती है। इस स्टेज में फर्टिलाइज्ड एग को जिगोट बोलते हैं। इसमें ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होता है जो 3 लेयर्स में फॉर्म होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। एक्टोडर्म है वो स्किन नर्वस सिस्टम को डेवलप करता है और जो एंडोडर्म होता है वो डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम को डेवलप करता है। मीजोडर्म होता है वो मसल एंड स्केलेटल सिस्टम को डेवलप करता है। लेकिन इस स्टेज में ब्रेन का डेवलपमेंट और सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट नहीं होता है, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है जो कि 3 to 8 वीक्स की होती है। इसमें स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट 3rd मंथ ऑफ जेस्टेशन होता है। इस स्टेज में जाके सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होने लगते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्रेन का डेवलपमेंट होता है और जर्मिनल स्टेज में ब्लास्टोसिस्ट डेवलप हुआ था। अगर इनमें हम सेल्स की बात करें तो जर्मिनल स्टेज में आइडेंटिकल सेल्स होती हैं, एक तरीके की सेल होती हैं, इन प्रॉपर मैच्योर नहीं होती हैं। यानी कि जो इनकी जो एक सेल है वो किसी भी बॉडी पार्ट को डेवलप कर सकती है। एवरी बॉडी पार्ट कैन बी डेवलप्ड बाय दीज सेल्स। अगर इस स्टेज से हम इन सेल्स को कलेक्ट कर लेते हैं तो फ्यूचर में हम किसी भी बॉडी पार्ट को अपने रिपेयर कर सकते हैं, किसी भी टिश्यू को हम रिपेयर कर सकते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी जो सेल्स होती हैं वो इतनी डेवलप नहीं होती हैं, तो इसमें भी एवरी बॉडी पार्ट को, एवरी सेल टाइप को हम डेवलप कर पाते हैं इन सेल से। लेकिन जो फेटल स्टेज होती है उसमें जो सेल्स हैं वो काफ़ी मैच्योर्ड हो जाती हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं। इसका मतलब पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में जो सेल पाई जाती है वो उसी बॉडी पार्ट को डेवलप कर सकती है। यानी कि जो ब्रेन की सेल है वो ब्रेन में पाई जाती है और वो ब्रेन की को ही डेवलप कर सकती है। जो मसल सेल हैं वो मसल सेल्स को ही डेवलप कर सकती हैं। तो उनका इस तरीके से क्लासिफिकेशन हो जाता है, स्पेशलाइजेशन हो जाता है, जो एम्ब्रियोनिक और जर्मिनल स्टेज में नहीं होता है। इसको हम एजुकेशन से रिलेट कर सकते हैं कि जिस तरीके से किसी ने इंजीनियरिंग में अगर स्पेशलाइजेशन किया है तो वो फिर मेडिकल में यूज़ नहीं करता है, मेडिकल लाइन में वर्क नहीं करता है। और जिसने मेडिकल लाइन में वर्क किया है वो फिर कॉमर्स लाइन में वर्क नहीं करता है। इसी तरीके से जो सेल्स हैं उनका फेटल स्टेज में स्पेशलाइजेशन हो गया है, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में और जर्मिनल स्टेज में नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जो सेल्स पाई जाती हैं वो हर तरीके के बॉडी पार्ट को डेवलप करने के लिए कैपेबल होती हैं। इन स्टेज में से जो सेल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, कलेक्ट करते हैं और यही डेवलपिंग सेल्स होती हैं, उनको स्टेम सेल्स कहा जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि जिगोट और ब्लास्टोसिस से जो सेल्स कलेक्ट की जाएंगी वो डेवलपिंग सेल्स हैं। वो किसी भी बॉडी पार्ट को डेवलप कर सकती हैं, इस वजह से उनको टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स कहते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो सेल्स कलेक्ट की जाती हैं उनको प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स कहा जाता है। ये भी हर तरीके की जो सेल्स हैं उनको डेवलप कर सकती हैं। उसके बाद में जब फेटल स्टेज में जो स्टेम सेल्स को कलेक्ट किया जाता है उनको मल्टीपोटेंट स्टेम सेल कहते हैं। इस टाइम पे सेल्स काफ़ी मैच्योर हो गई होती हैं। यानी कि अगर आपको ब्रेन को वापस से रिपेयर करना है तो आपको ब्रेन वाली ही स्टेम सेल चाहिएंगी, और अगर आपको मसल्स को रिपेयर करना है तो आपको मसल्स वाली स्टेम सेल ही चाहिएंगी। इस तरीके से अगर हम अर्ली स्टेज में वो जो डेवलपिंग सेल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उनको कलेक्ट कर लेते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, वो आगे चल के चाइल्ड के किसी भी पर्टिकुलर इंजरी को सही करने के लिए काम आ सकती हैं। इन्हीं को स्टेम सेल्स कहते हैं। इनको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि टोटीपोटेंट का मतलब कि टोटल बॉडी को वो रिपेयर कर सकती हैं, रीजनरेट कर सकती हैं। प्लूरीपोटेंट है वो सारे बॉडी पार्ट्स को, प्लूरल है से याद कर सकते हैं कि प्लूरीपोटेंट सारे बॉडी पार्ट्स को रिपेयर कर सकती है। मल्टीपोटेंट का मतलब है कि अगर किसी पूरी बॉडी को रिपेयर करना है तो हमको इनकी क्वांटिटी मल्टीपल में चाहिएंगी। इस तरीके से मल्टीपोटेंट हो जाएंगे ये। मल्टीपल में चाहिएंगी इसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर अगर ब्रेन को रिपेयर करना है तो ब्रेन के स्टेम सेल चाहिएंगे, और मसल्स को रिपेयर करना है तो मसल्स के स्टेम सेल चाहिएंगे। अगर हम टाइम से इस टाइम पे जो बेबी का जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तब स्टेम सेल्स को कलेक्ट नहीं करते हैं तो काफ़ी लेट हो जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे हम दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि लड़का होगा कि लड़की होगी, लड़का होगा तो क्या नाम होगा, लड़की होगी तो क्या नाम होगा। बजाय इसके हमको स्टेम सेल कलेक्ट करने पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम टाइम से उनको कलेक्ट नहीं करते हैं तो फिर हमारे पास में वो स्टेम सेल कभी भी कलेक्ट नहीं हो पाते हैं और हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं बच जाता है, और इस तरीके का केस होता है। वाह, 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 वाह। हाँ? क्यों? भाई साहब, आपकी मस्तक की रेखा बताती है कि मैं इस बैग में जितना माल लाया हूँ ना उससे दुगना माल भी आपको मिल जाए तो आपके टकले में बाल ले आएंगे। मेरे को टकला बोला तो टकले को टकला नहीं तो क्या तबला बोलूंगा?
मेरे भाई का मजाक उड़ाता है? अच्छा, आपके छोटे भाई के बाल उड़ गए तब ध्यान नहीं दिया, अब मजाक उड़ाओ तो तकलीफ हो रही है? अच्छा, सो अगर हम टाइम पे इस तरीके से ध्यान नहीं देते हैं तो हमारे पास में जो एक लास्ट ऑप्शन बचता है वो है एडल्ट स्टेम सेल्स का। ये वो सेल होती हैं जो बॉडी के डेवलपमेंट के टाइम पे उसमें पार्ट नहीं लेती हैं और स्पेयर में बच जाती हैं। ये जो सेल हैं वो फ्यूचर में जब बॉडी को ज़रूरत होती है तब ये काम आती हैं और उस बॉडी के पर्टिकुलर टिश्यूज़ को रिपेयर करने के काम आती हैं। इन्हीं को सोमाटिक सेल और बॉडी सेल भी कहते हैं। इसको मैंने डिटेल में बताया है आपको, ये किस तरीके से अपनी ट्विन्स को फॉर्म करती हैं और टिश्यूज़ को रिपेयर करती है, रीजनरेट करती हैं। सो इनकी जो लोकेशन होती है वो बॉडी पार्ट में ही होती है, पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में ही होती है। तो इनका जो यूज़ है बिल्कुल मल्टीपोटेंट स्टेम सेल की जैसे ही आ सकता है, क्योंकि ये भी हर किसी पार्ट को डेवलप नहीं कर सकती हैं। जो इनसे रिलेटेड पार्ट है उन्हीं को ये डेवलप कर पाती हैं। इसके बाद में जीनोम सीक्वेंसिंग है। जीनोम सीक्वेंसिंग और डीएनए सीक्वेंसिंग दोनों एक ही चीज़ है। इसमें हम डीएनए को ही एडिट कर रहे होते हैं। उसमें सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि जो डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं और उनका जो अरेंजमेंट होता है, जो सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस को अगर हम चेंज कर लेते हैं तो उसी को हम जीनोम सीक्वेंसिंग कह देते हैं। जैसे कि AGTC है, उसके बाद में CGCG है, तो ये इनको हम चेंज कर सकते हैं। इसमें ग्वानिन की जगह पे अगर हम एडेनिन ले आते हैं, साइटोसिन की जगह पे हम थाइमिन ले आते हैं। तो इस तरीके से जो इनका सीक्वेंस है वो चेंज करके हम जो बॉडी में पर्टिकुलर जो डिजीज़ है उसको और बॉडी में जो भी प्रॉब्लम है उसको हम जीनोम सीक्वेंसिंग को चेंज कर हम सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रोसेस को ही हम जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। हर चीज़ में इसी तरीके से डीएनए को ही एडिट करते हैं, लेकिन जो प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग हम इनको अलग अलग नाम दे देते हैं। जैसे कि जीनोम सीक्वेंसिंग होती है वो हाईटेक मशीनरी द्वारा होती है, इसको हम जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। इसी तरीके की जर्मलाइन जीन थेरेपी होती है, उसमें भी हम डीएनए को ही एडिट करते हैं, लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो काफ़ी अलग होता है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।